अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज के धमाकेदार वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। कल का दिन मैंने तजाजुन वीडियोस इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि जितनी रिसर्च मैं करती हूँ शायद ही कोई करता होगा, शायद इतने एविडेंसेस आपको कोई नहीं दिखाता होगा। आपने देखा होगा पॉलिटिकल वीडियोस में नॉर्मली लोग बैठ के तबसरा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो मुझे आपका पहले प्यार मिल रहा था उसमें व्यूज में बहुत कमी आई। दैट्स वाई मैं थोड़ी सी हर्ट थी और मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज का दिन इनको दूसरों के वीडियोस देखने दो ताकि इनको पता चले कि असल लेटेस्ट खबरें इनको कहाँ से मिलती हैं। चलिए जनाब, आज के एहतजाज के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का रनडाउन आपको बता देती हूँ कि नवाज शरीफ की 3 शराइत उनके आने से पहले ही पूरी कर दी गई हैं। वो कौन सी 3 शराइत हैं, उसमें न्याजी साहब की शर्त भी शामिल है। वो तीनों शराइत जो पूरी हो चुकी हैं वो आपके सामने रखूंगी और आज आपको बताऊंगी कि जनरल आसिफ गफूर के बारे में इस वक्त ट्विटर के ऊपर पिछले 48 घंटों से ये बात चल रही है कि उनका कोर्ट मार्शल होने वाला है, और उसके अलावा एक और जनरल की बात हो रही है कि उनको एक्सटेंशन मिली है। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत आपके सामने रखूंगी। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई जाने वाली है या सुना दी गई है, इसकी क्या हकीकत है वो आपके सामने रखूंगी। और ये कि नवाज शरीफ जो है वो एक मरतबा फिर से जीत गए हैं और आइंदा आने वाले वजीर आजम कौन होंगे, इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी खबरें हैं जो सारी की सारी आज के रनडाउन में आपको नहीं बता सकती। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले जो खबर है वो मैं आपको दे दूं कि नवाज शरीफ जो है उनकी आखिर कौन सी 3 शराइत हैं जो पूरी हो गई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ ने आने से पहले एस्टैब्लिशमेंट के सामने जो है वो 3 शराइत रखी हैं। और वो 3 शराइत क्या हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइए। ये बताने वालों ने, मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि 3 शराइत में से एक शर्त, उनकी पहली शर्त यह है कि सादिक संजरानी जो है उनको हटाकर इसहाक डार को चेयरमैन सेनेट बनाया जाए। दूसरी शर्त यह है कि इलेक्शन के बाद जो है मरियम नवाज को डिप्टी वजीर आजम बनाया जाए। और तीसरे नंबर पे जो शर्त है वो ये है कि सऊदी अरब और यूएई को गारंटी अब की बार जो है वो हुकूमतें नहीं देंगी बल्कि एस्टैब्लिशमेंट देगी, और वो उनको इस बात की यकीन दहानी करवाएंगे कि आइंदा अगर हमने किसी किस्म का कोई मुआहदा तोड़ा या कोई ऐसी बात हुई या कोई गारंटी दी हुई वापस ली गई तो उसकी जिम्मेदार जो है वो एस्टैब्लिशमेंट होगी। अब जनाब अली आपको बताऊं कि नवाज शरीफ की तमाम शराइत क्यों मानी जा रही हैं और नवाज शरीफ ने क्यों कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो यूएई को और सऊदी अरब को जो है वो गारंटी देगी। उसकी वजह यह है कि आपको पहले भी व्लॉग्स में मैं बता चुकी हूँ कि सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के अंदर 15-15 मिलियन डॉलर्स की जो है वो करने जा रहा है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी शर्त यह है कि हम दौरे हुकूमत में उनके करेंगे जिनके ऊपर हमें एतमाद है। और उनको एतमाद किस पे है? उनको एतमाद है जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे। इसलिए एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि इस वक्त मुल्क की जो मुआशी हालत है वो उसी सूरत में सुधरेगी अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है अब तक के तज्जियों और तबसरों के मुताबिक। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है जो ममालिक पाकिस्तान के अंदर सरमाया कारी करने में इंटरेस्टेड है उनकी शर्त यह है कि नवाज शरीफ आएंगे तो ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। वो जिसे कहते हैं ना, ज्यादा पानी आएगा, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आएगा, तो वो वाला हिसाब है कि जब नवाज शरीफ आएंगे ज्यादा पैसा आएगा। इसीलिए नवाज शरीफ ने सोचा हुआ है कि वो तारीख साज किस्म की एक तकरीर करेंगे 21 को और बताएंगे कि कैसे मुल्क जो है वो ऑलरेडी तरक्की की राह पर गामजन था। डॉलर कितने का था, पेट्रोल कितने का था, कितने की चीनी थी, कितने का आटा था, और फिर किस तरह से उस मुल्क को तबाह किया गया। तो ये नवाज शरीफ की जो शर्त है, ये जो नवाज शरीफ ने 3 शराइत रखी हैं, ये तीनों शराइत उनकी मान ली गई हैं। और इसके अलावा जो है वो नवाज शरीफ ने अपनी 2 शराइत और मनवाई हैं, जिसमें से कि एक शर्त उनकी ये थी कि जो जनरल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क में आने से पहले ही बार बार जनरल बाजवा और फैज का नाम लेते हैं, और इसके ऊपर बार बार ये बात और डिबेट चलती है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती। एस्टैब्लिशमेंट ये तो चाहती है कि जनरल फैज का एहतसाब हो जाए, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि जनरल बाजवा का एहतसाब हो। लेकिन अब उनकी एक और बात मान ली गई है जिसके बारे में सुनने में आया कि नोटिफिकेशंस भी जारी हो गए हैं, और वो क्या है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ये शर्त है कि जो भी जनरल या आर्मी चीफ जब रिटायर हो जाएगा तो उसकी जो तस्वीर हैं उनको सिविलियन कपड़ों में जो है वो दिखाया जाए मीडिया के ऊपर, ना कि उनको आर्मी की वर्दी के अंदर दिखाया जाए। उसकी रीजन ये है कि अगर वो शख्स कोई गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। इट डजंट मीन कि आप आर्मी का लिबादा उसको दिखाकर उसके गलत कामों को मीडिया के ऊपर जस्टिफाई करें। और इस शर्त को भी सुनने में आया है कि मान लिया गया है, और अब मीडिया के ऊपर जनरल बाजवा और फैज और जितने भी लोग हैं उनकी जो तस्वीर दिखाई जाएंगी, नशर की जाएंगी, वो उनके ओहदे से रिलेटेड नहीं होंगी बल्कि सिविलियन कपड़ों के अंदर होंगी। यानी अगर आप साकिब नासूर को देखेंगे तो उनको वो जो उनके सर के ऊपर एक थी ना वो भेड़ की खाल वाली, जब वो हुआ करते थे चीफ जस्टिस,
وہ نہیں دکھائی جائے گی بلکہ ان کو سویلین کپڑوں میں دکھایا جائے گا. تو یہاں تک نواز شریف کی باتیں جو ہے وہ آنے سے پہلے ہی پوری ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر جب میں نے سنی نا، میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، آرام سے میں اپنے فون سے اسکرول کر رہی تھی، اور جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تو میں ایسے اچھل کے بیٹھ گئی، آنکھیں کھل گئیں کہ یار یہ کیا خبر آئی ہے. پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی ذرا چڑیا اپنی فاختہ واختہ اڑاؤں اور پتہ کراؤں کہ اس خبر میں کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے. پھر وہ جو کنسرنڈ پرسنز ہیں، میں نے ان کو یہ میسیجز فارورڈ کیا اور پوچھا کہ ہاں جی بھی بتائیں اس میں کتنی حقیقت ہے. تو حقیقت میں آپ کے سامنے، پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خبر کیا ہے. خبر یہ ہے کہ کچھ دنوں سے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر بہت زیادہ چل رہی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 2 حضرات آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں، جس میں سے ایک جو ہیں وہ ہیں جی جنرل محمد سعید. ان کے بارے میں یہ خبر چل رہی ہے کہ ان کو پرائم منسٹر آفس کی طرف سے اگست 2023 میں 1 سال کی ایکسٹینشن مزید دے دی گئی ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں نے بڑی چامگوئیاں کی ہیں. دوسری خبر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جنرل آصف غفور، ان کے بارے میں چل رہی تھی. کچھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کل ٹویٹر کے اوپر بھی یہ خبر چل رہی تھی، بار بار زو معنی الفاظ لکھے جا رہے تھے اور لکھا جا رہا تھا کہ ان کو بہت بہت مبارک ہو. سننے میں آیا تھا کہ شاید ان کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے، سننے میں آ رہا تھا کہ شاید جو ہے یہ واقعہ جو پیش آیا ہے دھماکوں والا، اس کی وجہ سے آرمی چیف نے ان کا نوٹس لے لیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ اب جلد کچھ ہونے جا رہا ہے. تو اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی. اب ان خبروں کی جو حقیقت اور صداقت ہے، جب میں نے وہ پتہ کروائی تو پتہ چلا کہ ان دونوں ہی خبروں کے اندر کوئی بھی حقیقت، کوئی بھی صداقت نہیں ہے. مقصد صرف یہ تھا کہ فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنا. مقصد یہ ہے کہ فوج کو اپنے اصل کام سے ہٹا کے ان کو اپنے ہی جو وہ کہتے ہیں نا بھول بھلائیاں اس میں ڈال دیا جائے. تو اس کی وجہ سے یہ خبریں پھیل رہی ہیں. لیکن جہاں تک میرے سورسز ہیں، مجھے یہی بات پتہ چلی ہے کہ اس خبر کے اندر کوئی بھی حقیقت، کوئی بھی صداقت نہیں ہے. اب چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف. یہ جو اگلی خبر ہے اس میں کم وقت میں آپ کو زیادہ خبریں دینے جا رہی ہوں، یعنی ایک ہی وقت میں آپ کو 4 خبریں بریک کرنے جا رہی ہوں. نمبر 1 کہ جو پہلی خبر ہے، یعنی یہ چاروں خبریں آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ہمارے ملک کے اندر امپلیمنٹ ہوئی ہیں. سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ تورخم بارڈر کے اوپر جو ہے وہ 4,52,000 سے زائد ریال اور ڈالرز کی سمگلنگ جو ہے وہ پکڑی گئی ہے. پاکستان کے اندر جب سے ڈالرز کے اوپر اور ڈالر مافیا کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تب سے مارکیٹ کے اندر بلیک ڈالرز بھی آ گئے تھے. یہ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جو ڈالرز کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، تو دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ڈالرز یا کرنسی نہیں بلکہ بلیک کلر کے پیپرز ہیں، جن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بلیک پیپر جو ہیں وہ اسمگل کر رہے ہیں یا ہم ادھر سے ادھر جو ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن جب اس کو آپ تھوڑا رگڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں کالے منہ والا اندر ڈالر. تو بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. ایون کہ لوگوں نے ڈنر سیٹس جو ہوتے ہیں نا، ڈنر سیٹ، ان کے اندر برتنوں کے اندر بھی ڈالر گھسا کے اس کو امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کو انہوں نے باہر کے ملکوں میں یا کہیں کہیں چھپانے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ڈالر کا ریٹ کہاں سے کہاں تک آ گیا، 350 سے کہاں تک آ گیا. تو پہلی خبر تو یہ ہے کہ تورخم بارڈر کے اوپر جو ہے یہ بھی پکڑا گیا. دوسری خبر یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان مل کر IT کے سیکٹر میں بھی کام کریں گے، جو کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. تیسری خبر یہ ہے کہ اسلام آباد سے 6,000 سے زائد غیر قانونی افغان جو ہیں وہ اپنے یعنی اس شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. اب وہ بھاگے کہاں ہیں؟ وہ 2 جگہوں پر بھاگے ہیں. بہت سارے جو ان میں سے ہیں افغانی، وہ واپس اپنے وطن واپس چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 10 لاکھ افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ جلد شروع ہونے والا ہے اور ان کو ملک بدر کیا جانا ہے. اس لیے اس میں سے کچھ جو ہیں انہوں نے جب یہ خبریں سنی تو وہ پہلے ہی تتر بتر ہو گئے ہیں. لیکن جو باقی بڑی ایک تعداد ہے، انہوں نے کیا کیا، اسلام آباد کو چھوڑ دیا ہے. لیکن اسلام آباد کے گرد و نواح میں جو کچی بستیاں ہیں یا جو کراچی میں رہنے والے افغان ہیں، انہوں نے جو اس کے ارد گرد، سندھ کے ارد گرد ایسے علاقے ہیں نا کہ جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی چھاپا بھی نہیں پڑے گا، شاید کوئی آئے گا بھی نہیں اور یہ کچی آبادیاں ہیں، ہم یہاں پر آ کر رہتے ہیں، تو وہ وہاں پر شفٹ ہو گئے ہیں. جبکہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ سب کے اوپر ہوگا اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ساتھ یہ لانچ ہونا چاہیے. اور چوتھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 8 روپے اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کی جو قیمت گری ہے اس کی وجہ سے انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کی کمی کی ہے. حالانکہ اس پہ سراج الحق سمیت بہت سارے لوگوں نے تنقید کی ہے. حالانکہ سراج الحق کی وہی لوگ ہیں جو انہی کے سہولت کار تھے جن کی وجہ سے آج ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر پیٹرول اتنا مہنگا ہوتا ہے تب ہم نے آپ کو خبر دینی ہے، تو اگر وہ سستا ہو رہا ہے تو تب بھی ہم نے آپ کو خبر دینی ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو پیٹرول کی پرائس ہے میرے حساب سے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ مجھے وہ 74 روپے لیٹر والا پیٹرول یاد آتا ہے اور میں اسی کو مس کرتی ہوں اور اسی کو مس کرتی رہوں گی. لیکن مجھے پتا ہے کہ 74 روپے کا تو دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جب سے
माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, तब से हमारे मुल्क के अंदर एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की गई है। चित्राल का हमला आपके सामने, अफगानिस्तान से डायरेक्ट फायरिंग का हमला आपके सामने है, और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जगहों पर लोगों को मारने के, मस्जिदों के अंदर धमाके कराने के, ये सारे मामला आपके सामने। ईद मिलादुन नबी के दिन पर भी जो धमाका हुआ वो भी आपके सामने है। और आपको पता है कि जब क्रिश्चियंस के ऊपर ये सब कुछ हुआ था तो कितना ववेला मचाया था दुनिया ने। जब अब मुसलमानों के साथ ये हुआ और ईद मिलादुन नबी के दिन हुआ, तो फिर उस दिन किसी ने ववेला क्यों नहीं मचाया? वो भी तो पाकिस्तान के अंदर हुआ ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जब किसी हमले को नाकाम बनाती हैं तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, जब हो जाता है तो फिर शुरू हो जाते हैं तनकीद करना। अब जनाब अच्छी बात ये हुई है कि 30 सितंबर को मियाँ वाली ईसा खेल से 1 किलोमीटर के फासले पे कुर्दल पोस्ट है जी, वहां पर ये जो कल अदम तंजीम है शरपसंदों की, टीटीपी, जिसको खान साहब ने पाकिस्तान में लाके बसाया था, उन्होंने जनाब जी भारी हथियारों के साथ हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। और ये पोस्ट पंजाब और केपी के बॉर्डर के ऊपर है, यानी ये पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और पंजाब पुलिस के जो बहादुर जवान हैं उन्होंने इन खारजी कुत्तों को पसपा किया, और मजेदार बात यह कि उन्हें भागने पे मजबूर किया। सिर्फ 12 दहशतगर्दों ने दो तरफ से हमला किया था, यानी 6 इधर से 6 उधर से, जिन्होंने ये पूरा घेरने की कोशिश की। और मोर्चों पे मौजूद जो हमारे चौकन्ना सिपाही थे उन्होंने कार्रवाई करते हुए दुश्मन को भारी नुकसान भी पहुंचाया। और मजे की बात यह है कि उन्होंने उनके इस अज़्म को पसपा भी किया, और उन्होंने ये हमला होने से भी पाकिस्तानियों को बचाया, जो कि एक बड़ी खुश आइन बात है। और वो जो हमारे आईजी पंजाब हैं उन्होंने फिर अपनी उन फौजी जवानों को जिन्होंने ये ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की, उनका माथा भी चूमा, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ये जुमला एक ऐसा है कि मुझे याद पड़ता है कि बस याद हो गया सबको, 74 सालों से 75 सालों से यही हो रहा है। लेकिन जनरल मुनीर जैसा जो आर्मी चीफ है ना, वो मैंने कभी नहीं देखा। बहुत सारे अच्छे अच्छे आए हैं, बहुत सारे, लेकिन ऐसा अज़्म के जो अज़्म किया है तो फिर उसको पूरा भी किया। और वो कह रहे हैं कि जब तक ये चीजें खत्म नहीं होती नहीं छोड़ेंगे। तो अब जब उन्होंने कहा है कि नहीं छोड़ेंगे तो मतलब आप समझ जाएंगे नहीं छोड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं जी न्याजी साहब के ऊपर। तो न्याजी साहब जो हैं उनके लिए ये वाले जो 12 घंटे हैं ये बहुत ही अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि एक तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जो हैं वो साइफर केस में न्याजी की दरखास्त जमानत पे समाअत करने वाले हैं। और दूसरा ये कि FIA को भी नोटिस भेज दिया गया है, और जो शरई अदालत है वो न्याजी साहब के खिलाफ हदूद ऑर्डिनेंस के तहत जो समाअत है वो करेगी। और घड़ी चोर साहब जो हैं उनको अदालत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया गया है। और देखना यह है कि घड़ी चोर को अदालत में पेश किया जाता है या नहीं किया जाता, ये तो अब आगे उनके वकीलों की जवाबदीद है, लेकिन उनको अदालत ने तलब कर लिया है। और न्याजी साहब की रिहाई से जुड़े जो 10 मुकदमात की समाअत है वो इकट्ठे होने जा रही है, और जिसमें से 9 मुकदमात के फैसले जो हैं वो ऑलरेडी महफूज हो चुके हैं, जबकि एक केस के दलाइल जो हैं वो अभी होना बाकी हैं। और दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है वो फैसला सुना दिया जाएगा। और साइफर केस में FIA जो है वो पहले ही इन कैमरा समाअत की रिक्वेस्ट कर चुकी है। इन कैमरा दरखास्त की रिक्वेस्ट इस वजह से की है क्योंकि उनको ये लगता है कि जो साइफर केस है उसमें जो मालूमात है वो इंतहाई हसास हैं, और अगर वो सबके सामने की जाएंगी तो बड़े मसले मसाइल होंगे। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि न्याजी साहब को जो है वो और शाह महमूद कुरैशी को मुलजिम तो करार दे दिया गया, मुजरिम करार देकर उनको शायद 14 साल या 7 साल की सजा दी जाए। मतलब ये कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें आपको इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी या उनकी पार्टी के कोई और लोग नजर नहीं आते। और दूसरी तरफ आपको एस्टैब्लिशमेंट का जो बयानिया है और जो उनका दो टोक फैसला है वो नजर आ गया, और तीसरी तरफ आपको नवाज शरीफ की पोजीशन भी समझ में आ गई है। तो ये थी आज की खबरें। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।